हाय दोस्तों, आज की कहानी है पति की क्या मजबूरी थी जो अपनी पत्नी को जेठ के पास सोने के लिए कह रहा था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राजेश ने मीरा को बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारे कष्टों का हल तब ही मिलेगा जब तुम हमारे साथ भागकर शहर चलोगी, वरना रोज रात की यही कहानी रहेगी तुम्हारे साथ। हाँ रे, मन तो हमारा भी यही कहता है कि अब हम वापस घर ना जाए, लेकिन अगर ना गए। मीरा ने एक सर्द आह भरते हुए कहा, तेरा बाप, छी, मुझे तो घिन आती है तेरे बाप के नाम से। भला कोई बाप अपनी बीवी और बेटी से ऐसा काम भी करा सकता है? वह कमबख्त मर जाए तो ही अच्छा है। राजेश ने गुस्से से कहा, ऐसा मत कहो, वह मेरा बाप है। मेरी माँ उसी के नाम का सिंदूर लगाती है। और तुम क्या समझते हो, अगर अम्मा या मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया तो पहले तो वह गाली गलौज करता है और फिर कहता है कि हम लोगों ने नीच जाति वाले घर में पैदा होकर गलती कर दी है और अब ये सब करना तो हमारे कर्म में लिखा है। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें यही सब करना पड़ेगा। सिसक उठी थी मीरा के बदन पर नोचने घसोटने के निशान बने हुए थे। उन्हें प्यार से सहलाते हुए राजेश बोला, हाँ, हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि तुम्हें यहाँ से खूब दूर अपने साथ शहर ले जाएं और वहाँ हम दोनों मजदूरी करके अपना पेट पालें। तभी तुम इस नरक से मुक्ति पा सकती हो। मीरा को बाहों में समेट लिया था राजेश ने। मीरा की उम्र 20 बरस थी। छरहरी काया, पतली नाक और चेहरे का रंग ऐसा जैसे कि तांबा और सोना आपस में घोलकर उसके चेहरे पर लगा दिया गया हो। मीरा के बाप को शराब की लत लग गई थी। गांव के पंडित और ठाकुर उसे शराब पिलाते और बदले में वह अपनी पत्नी को इन लोगों का बिस्तर गर्म करने के लिए भेज देता। दिन भर दूसरों के खेत और अपने घर के चूल्हे चौके में जान खपाने के बाद जब मीरा की माँ जरा आराम करने जा रही होती, तभी नशे में धुत होकर मीरा का बाप आता और मीरा की अम्मा को इस रसूखदार लोगों के यहाँ जाने को कहता। विरोध करने पर उन्हें उनकी नीची जात का हवाला देता और कहता कि ऐसा करना तो उनके समय में ही लिखा है, इसलिए उन्हें ये सब तो करना ही पड़ेगा। मीरा की अम्मा समझ जाती कि उसकी इज्जत को तो पहले ही शराब पीकर बेच आया है, इसलिए मन मार कर उन लोगों के बिस्तर पर रौंदी जाने के लिए चली जाती। मीरा जैसे ही 13 साल की हुई तो ठाकुर ने तुरंत ही अपनी गिद्ध दृष्टि उस पर जमा दी और मीरा के बाप से मांग करी कि आज के बाद वह अपनी पत्नी को नहीं बल्कि मीरा को उसके पास भेजा करेगा। और मीरा को खुद ठाकुर के पास पहुंचा कर आया था। मीरा का बाप, एक बार ऐसा हुआ तो फिर तो मानो यह चलन हो गया। जब भी ठाकुर ब्राह्मण लोगों का मन होता, बुलवा भेजते मीरा को और रात रात भर रौंदते उसके नाजुक जिस्म को। वह तो उस दिन मीरा ने गांव की नदी में डूबकर आत्महत्या ही कर ली होती अगर उस मल्लाह के लड़के राजेश ने उसे सही समय पर बचाया ना होता। राजेश ने जान बचाने के बाद जब जरा डांटा और जरा पुचकार से मीरा से ऐसा करने का कारण पूछा तो राजेश के प्यार के आगे उसकी आंसू की धारा बह निकली और रो रो कर सब बता दिया राजेश को। हम नीच जात के हैं तो भला इसमें हमारा का दोष है? और अगर वे लोग ब्राह्मण और ठाकुर हैं तो वह हमारे साथ जो चाहें कर सकते हैं का? मीरा को राजेश से थोड़ा स्नेह मिला और इस स्नेह में उसे वासना के कीड़े नहीं दिखाई दिए तो मन ही मन वह उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी। राजेश भी तो मीरा पर ही जान न्यौछावर किए रहता था।
पर उसे ऐसा मीरा का ब्राह्मण और ठाकुर द्वारा शोषण किया जाना पसंद नहीं आता और इसलिए वह शहर जाने की जिद करता था। पर हर बार मीरा अपनी माँ की दुहाई देकर बात टाल जाती थी। लेकिन कल जब मीरा दालान में बैठी अपने शरीर पर रात में आई खरोच पर कड़वा तेल का लेप लगा रही थी, तभी मीरा की अम्मा आई और बोली, बिटिया, हम तुमको जन्मे हैं, इसलिए तुम्हारा दर्द सबसे अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह राजेश तुम्हें पसंद करता है। तुम अगर यहाँ गांव में ही रह गई तो इसी तरह पिसती रहोगी। शायद नीच जात में पैदा होना ही हमारा कसूर बन गया है। पर अगर सच में ही जीना चाहती तो यहाँ से कहीं और भाग जाओ और हमारी चिंता मत करो। हम तो बस काट ही लेंगे अपना जीवन, पर तुम्हारे सामने अभी पूरा जिंदगी है। तो यहाँ रह गई तो ये मांस के भेड़िए तुझे रोज रात में नोचेंगे, इसलिए चली जा, यहाँ से चली जा। अभी मीरा की माँ उसे समझा ही रही थी कि मीरा का बाप अंदर आ गया। उसने सारी बातें सुन ली थी। बोला, हाँ मीरा जरूर जाएगी, पर राजेश के साथ नहीं बल्कि संजय कुमार के साथ। मैंने इसकी शादी संजय कुमार के साथ तय कर दी है। चल रही मीरा, जल्दी तैयार हो जा, तेरा दूल्हा बाहर बैठा हुआ है। यह कैसी शादी थी, ना बारात, ना धूम, ना नाच, ना गाना। मीरा और उसकी माँ समझ गई थी कि मीरा का सौदा कर डाला गया है, पर मीरा के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हालत थी। फिर भी उसके मन में एक दूल्हे के नाम से यह उम्मीद जगी कि यहाँ रोज रोज इज्जत नीलाम होने से तो कुछ सही ही रहेगा कि किसी एक मर्द से बंध कर रहे। और इसी उम्मीद में मीरा उस आदमी के साथ चली गई। जाते समय मीरा का मन तो भारी था, पर इतनी खुशी जरूर थी कि उसे बेचने के बदले में उसके पिता को जो पैसे मिल जाएंगे, उनके बदले वह कुछ दिन आराम से शराब पी सकेगा। और इस तरह बिहार के एक गांव से चलकर मीरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहुंच गई। यह रहा हमारा कमरा, संजय ने एक छोटे से कमरे में घुसते हुए कहा। उस कमरे में कोई भी बिस्तर नहीं था, सिर्फ एक गद्दे पर चादर डालकर उसे लेटने की जगह में तब्दील कर दिया गया था। और इस समय उस गद्दे पर दो आदमी बैठे हुए मीरा को फाड़खाने की नज़रों से देख रहे थे। अरे, इनसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं, विजय भैया और मनोज भैया। हम लोग मजदूरी करते हैं और ये दोनों भी हमारे साथ इसी कमरे में रहते हैं। और एक बात बता दें, तुम्हें हमारे साथ साथ इनका भी ध्यान रखना होगा, संजय कुमार ने जमीन पर बैठते हुए कहा। हम भाइयों ने दिन बांट रखे हैं। हफ्ते के पहले 2 दिन तुमको बड़े भैया के साथ सोना होगा और उसके बाद के 2 दिन तुम मझले भैया के साथ सोओगी। और मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए सबसे बाद में मेरा नंबर आएगा। तुमको शर्म ना आए, इसके लिए हम बीच में एक पर्दा डाल लेंगे। संजय ने बड़ी सहजता से ये सारी बातें कह डाली थी। का क्या मतलब? चौंक उठी थी मीरा। यही कि हम 3 भाई हैं और हमारे आगे पीछे माई बाप कोई नहीं है जो हम लोगों का ब्याह करवा सके, और ना ही हम लोगों के पास इतना पैसा है कि हम लोग अलग अलग रहें और अपने लिए अलग अलग बीवी रख सकें। इसलिए हमने 3 भाइयों के बीच में एक ही बीवी खरीद कर रखने का प्लान बनाया। संजय कुमार की बात सुनकर जब मीरा ने 3 पतियों की बीवी बनने से इनकार किया तो तीनों ने उसके पिता को पूरे पैसे देने की बात कहकर बारी बारी से मीरा के साथ मुंह काला किया और बाद में तृप्त होकर गहरी नींद में सो गए। और जब वे तीनों आधी रात के बाद नींद की आगोश में थे,
तब मीरा दबे पांव वहां से भाग निकली और ढूंढते ढांढते पुलिस स्टेशन पहुंची और थानेदार को पूरी कहानी बताई। अरे तो इसमें बुराई ही क्या थी, और फिर तुम्हें तो गांव में भी ऊंच जात के लोगों के साथ सोने की आदत थी ही, यहाँ भी तीनों को खुश करके रहती तो वह सब रानी बनाकर रखते। तुम छोटी जाति वाले के साथ यही समस्या है कि जरा सी बात में ही शोर मचाने लगते हो। अब रात के 3 बजे तू यहाँ आई है और मैंने तेरी रिपोर्ट भी लिख ली है। अब अगर बदले में तू मुझे थोड़ा खुश कर देती तो तेरा कुछ घिस थोड़े ही जाएगा। यह कहकर थानेदार ने मेज पर ही मीरा को लिटा दिया और उसका बलात्कार कर डाला। रोती रही मीरा। आज उसे राजेश बहुत याद आ रहा था। उसने एक नज़र थानेदार पर डाली तो अपनी शर्ट और पैंट को संभालने की कोशिश कर रहा था। सुबह हो रही थी। मीरा भारी मन से उठी और बाहर निकल गई। कमजोरी, थकान और अपने ऊपर हुई जुल्मों के कारण उससे चला भी ना जा रहा था। मीरा किसी तरह सड़क तक पहुंची और सड़क पर ही गिरकर बेहोश हो गई। मीरा को होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया और उसकी आंखों के सामने एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। युवक की आंखों पर हल्के लेंस का चश्मा और चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। घबराओ नहीं, तुम सुरक्षित जगह हो। तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी। संयोग से मैं वहीं से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो यहाँ ले आया। वह युवक इतना बोलकर चुप हो गया। मीरा अब भी उसको प्रश्नवाचक नजरों से देख रही थी। मैं एक समाज सेवक हूँ। मेरा नाम मलय है और तुम जैसे गरीब पिछड़े लोगों की मदद करना ही मेरा काम है। थोड़ा आराम कर लो और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारी यह हालत किसने कर दी है। वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और मीरा की देखभाल के लिए एक नर्स वहां आ गई। कुछ घंटों बाद जब मलय वहां आया तो मीरा अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रही थी और पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वह सुरक्षित हाथों में है। मीरा ने अपने साथ बीती हुई सारी बातें मलय को बता दी। सुनकर मलय काफी दुखी हुआ और उसको न्याय दिलाने का वादा किया। मीरा की सेहत भी अब ठीक हो रही थी और अब भी वह मलय के सर्वेंट रूम में ही रह रही थी। एक रात को 10 बजे मलय उस सर्वेंट रूम में आया। वह अपने साथ एक बाम लेकर आया था। मेरे सिर में बहुत दर्द है, जरा बाम तो लगा दो मीरा, मलय ने मीरा के बिस्तर पर लेटे हुए कहा। मीरा बाम लगाने लगी मलय के माथे पर। मलय उसे लगातार घूरे जा रहा था। अचानक कुछ अच्छा नहीं लगा मीरा को। मैं सोच रहा हूँ कि भले ही तुम नीच जात की हो, तुम्हारे साथ इतने लोगों ने बलात्कार किया तो जरूर तुम में कोई कशिश रही होगी और मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी। कहकर मलय चुप हो गया। मीरा ने बाम लगाना बंद कर दिया और दूर जाने लगी। तभी पीछे से उसने अपनी पीठ पर मलय का हाथ महसूस किया। वह कुछ बोल पाती इससे पहले ही मलय ने मीरा को पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। मीरा एक बार फिर उस नरक के अनुभव से गुजर रही थी, लेकिन इस बार वह सहेगी नहीं, वह बदला लेगी। पर कैसे? गुस्से में मीरा ने कोने में पड़ा हुआ एक छोटा सा चाकू उठाया और पूरी ताकत से मलय पर वार कर दिया। मलय के हाथ पर हल्की सी खरोच आई। मलय नशे में तो था ही, खरोच लगने से उसे और क्रोध आ गया और उसने अपने दोनों हाथ मीरा के गर्दन पर कस दिए और अपना दबाव बढ़ाता गया। एक समाज सेवक बलात्कारी के साथ साथ खूनी भी बन गया था और मीरा जो एक गांव में जन्म लेकर शहर तक आई, पिता से लेकर उसके जीवन में जो भी आया उसे मीरा में सिर्फ वासना
पूर्ति का साधन दिखाई दिया। यह उसके एक औरत होने की सजा थी, या एक गरीब होने की, या एक दलित महिला होने की। एक प्रश्न चिन्ह अब भी बाकी है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि इसमें किसकी गलती है, गरीब जात में जन्म लेने से या फिर औरत होने से।